ओके, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन इन इंडस्ट्री। और आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि आप लोग चाय के अंदर चीनी यूज़ करते हैं या फिर खाने में सॉल्ट यूज़ करते हैं, तो वो क्रिस्टल्स होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वो क्रिस्टल कैसे बनते हैं, उनके फॉर्मेशन का वे क्या है, किस तरीके से हम उनको प्योरीफाई करते हैं, किस प्रोसेस से गुजर के कि वन की प्रिंसिपल को फॉलो करके वो क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। सो यस, क्रिस्टलाइजेशन एक फंडामेंटल सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन प्रोसेस है जो सिर्फ लेबोरेटरीज में ही नहीं, इंडस्ट्रीज में भी कोर रोल प्ले करता है। इन सिंपल वर्ड्स, क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस जहां एक सॉल्यूशन या मेल्ट से ऑर्डर्ड सॉलिड क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। ये प्रोसेस जो मेजरली स्टेप्स पे डिपेंड करता है, उनकी आज हम बात करेंगे। उनकी क्रिस्टलाइजेशन ग्रोथ की बात करेंगे, किस तरीके से हम इसको स्केल अप कर सकते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि एक छोटी सी क्रिस्टल जो स्टार्ट में एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होती है, वो कैसे स्केल अप होकर, पाइल अप होकर इंडस्ट्री के एक मेजर कंपोनेंट या मेजर प्रोडक्ट के तौर पर क्लियर होती है, और वो हमारे डेली लाइफ का पार्ट भी है। और लास्ट में हम लोग एक एनिमेटेड वीडियो भी देखेंगे जो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक बेसिक डेफिनेशन से कि एक्चुअली क्रिस्टलाइजेशन है क्या। It is a separation and purification process where solid crystalline phase is formed from a liquid solution, melt or gas. It involves two key steps. One is nucleation, formation of tiny crystals nuclei. Second one is crystals growth. तो यहाँ पर एक आपको रेफरेंस इमेज भी शो किया हुआ है जहाँ पर स्टार्ट में न्यूक्लिएशन का प्रोसेस शो किया है और इस न्यूक्लिएशन से क्रिस्टल्स ग्रो कर रही है। इस प्रोसेस की इंपॉर्टेंस इंजीनियरिंग और इंडस्ट्री में बात करें तो ये आपके पास फार्मास्यूटिकल, जहाँ पर एस्पिरिन या फिर पेंसिलिन, इसके अलावा आइबुप्रोफेन, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इसकी एप्लीकेशन है। फूड इंडस्ट्री की बात करें तो शुगर एंड सॉल्ट प्रोडक्शन बेसिक प्रोसेस में आ जाती हैं। केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ये आपके पास कंपोनेंट आ सकते हैं। तो डिफरेंट इंडस्ट्री में इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन है, बट हर इंडस्ट्री में जो इसका प्योरिफिकेशन प्रोसेस है या इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो मोर और लेस सेम है। सो हम इसके बेसिक डेफिनेशन से उसके ये कंपोनेंट पैरामीटर्स की तरफ बात करेंगे और देन हम उसके एप्लीकेशन की तरफ मूव करेंगे। उन इक्विपमेंट की भी बात करेंगे जो क्रिस्टलाइजेशन के लिए यूज होते हैं। फंडामेंटल क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो आपके सामने एक इमेज इंडिकेट होता है जिसको हम सॉल्युबिलिटी कर्व कहते हैं, और इस सॉल्युबिलिटी कर्व के साथ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मेंशन है, ये मैं स्टार्ट में हाइड कर दूंगा। तो सॉल्युबिलिटी एक्चुअली क्या होती है? मैक्सिमम सोल्यूट कंसंट्रेशन इन सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। इट मीन सॉल्युबिलिटी आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन होती है। हमने सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी हो या डिक्रीज करनी हो तो टेम्परेचर या प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज कर किसी भी कंपोनेंट की सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। अगर हम सोल्यूशन के अंदर एक सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी इन सॉल्वेंट को ऑब्जर्व करें, सो वी विल सी कि आपके पास एक सोल्यूशन की डायग्राम इंडिकेट है, और सोल्यूशन की डायग्राम में सी रिप्रेजेंट्स कंपोजिशन, ग्राम पर लीटर में इसकी कंपोजिशन हो सकती है या फिर मिलीग्राम पर लीटर में कंपोजिशन हो सकती है, एंड टी इज टेम्परेचर। जब कंप्लीटली सॉल्युबल मिक्सचर होगा, होमोजेनियस मिक्सचर होगा, तो वह सिंगल फॉर्म बनाएगा। हम कहेंगे कि तमाम सॉलिड जो है वो आपके तमाम सॉलिड डिसॉल्व हो गया सॉल्वेंट के अंदर। और किसी भी टेम्परेचर पे हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सॉलिड को ऑब्जर्व करना हो, व्हाट वी विल डू, वी विल फॉलो दिस सॉल्युबिलिटी कर्व। सॉल्युबिलिटी कर्व के ऊपर आपके पास सॉल्यूशन एक बाउंड्री लेयर पर होगा, उससे नीचे जाएंगे तो वो सिंगल फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही सॉल्युबिलिटी कर्व को क्रॉस करके अबव कंपोनेंट पे, अबव पोर्शन पे मूव करेंगे, टू फेज सिस्टम पे कन्वर्ट हो जाएगा। और टू फेज सिस्टम कौन सा होगा? वो आपके पास क्रिस्टल्स एंड मदर लिक्विड का होगा। क्रिस्टल्स किस चीज के? उस सॉल्ट के जो कि हमने डिसॉल्व किया था, उस सॉल्ट के जो कि डिसॉल्व किया था किसी सॉल्वेंट के अंदर। सो दो तरह का वे हो सकता है कि एक ऑलरेडी सॉल्वेंट आपके पास अवेलेबल हो और आपने उसमें से किसी क्रिस्टल्स को रिमूव करना हो। इट मीन्स कि कोई सॉल्यूशन अवेलेबल है, आपने केमिकल प्रोसेस के थ्रू एक सॉल्यूशन क्रिएट किया और वो सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों कंपोनेंट मौजूद है। नाउ यू वांट कि आपने उसके अंदर से सोल्यूट विच इज अ सॉल्ट कंपोनेंट या क्रिस्टल्स कंपोनेंट आपने उसको सेपरेट आउट करना है। सो व्हाट वी कैन डू कि अगर इस पॉइंट पर कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी कर्व पे मौजूद है एंड वी वांट कि क्रिस्टल्स फॉर्म हो, क्रिस्टल्स फॉर्म होने का मतलब है कि टू कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाए, व्हाट वी शुड डू कि हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो आप टू फेज कंपोनेंट बन जाएंगे, और टू फेज के अंदर आप सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आ जाएगा, और उस सोल्यूट को या क्रिस्टल्स को हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं। नंबर टू वे क्या हो सकता है कि सेम टेम्परेचर पे हम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इंक्रीज करें
टू फेज कंपोनेंट में सिस्टम कन्वर्ट हो जाएगा और आपके पास सोल्यूट प्लस क्रिस्टल सेपरेट आउट हो जाएंगे। एंड व्हाट वी कैन डू कि हम फिर सोल्यूट को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, अब दो बातें हो गई। नंबर वन के एक ऑलरेडी सोल्यूशन अवेलेबल था, हमने सोल्यूशन के अंदर टेम्परेचर को डिक्रीज किया और उस डिक्रीज टेम्परेचर ने हमारे और उस टेम्परेचर डिक्रीज करने ने सपोर्ट किया टू फेज कंपोनेंट को बनाने में। सेकंड में क्या बताया कि हमने क्रिस्टल्स ऐड किए और उस क्रिस्टल्स ऐड करने से क्या हुआ है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड इवेंट पे कन्वर्ट हुआ है और उस सुपर सैचुरेशन के अंदर आपके पास टू फेज कन्वर्ट हो गए। अब अगर क्रिस्टल्स हमने खुद ही ऐड करने थे और फिर इनको रिमूव करना था तो फिर एडिशन का पर्पस क्या हुआ? एक क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा कि अगर हम लोगों ने खुद से एक थर्ड कंपोनेंट हम लोगों ने सोल्यूट के पार्टिकल्स एंटर करने हैं या मिक्स करना है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में एक्चुअली इटसेल्फ जो अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो पे होना शुरू हो जाएंगे। तो हमें क्या जरूरत है क्रिस्टल्स को सेपरेट आउट करने की? व्हाई डोंट वी जस्ट इंसर्ट सोल्यूट कंपोनेंट इनटू द सॉल्यूशन और वो हमारे पास सेपरेशन इजीली हो जाएगी। तो इस बारे में भी हम बात करेंगे अपने लेक्चर के अंदर। अब कुछ बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं, इमेज में हटा देता हूँ। वन इज के सुपर सैचुरेशन बनाने के लिए हमें बेनिफिट क्या होता है कि एक्चुअली इट एक्ट्स एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर क्रिस्टलाइजेशन द एक्सेस सोल्यूट ओवर इट्स इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी। कॉमन फॉर्म क्या हो सकती है? कंसंट्रेशन डिफरेंस डेल सी क्रिएट कर दिया हम लोग किसी तरीके से। डेल सी आपको बताया कि एक्स्ट्रा सोल्यूट ऐड करने से भी हो सकता है। नंबर टू, टेम्परेचर डिक्रीज करने से भी हो सकता है। तीन टर्म्स आप जो कि सुपर सैचुरेशन को डिफाइन करते हैं। नंबर वन इज कंसंट्रेशन डिफरेंस डेल सी, नंबर टू इज रिलेटिव सुपर सैचुरेशन एंड नंबर थ्री इज सुपर सैचुरेशन रेशियो। ये तीन टर्म्स जो कि ड्राइविंग फोर्स ऑफ सुपर सैचुरेशन को इंडिकेट करती हैं और ये तीनों टर्म्स क्रिस्टलाइजेशन के लिए ड्राइविंग फोर्स के तौर पर काम करती हैं। तो अब हम बात करते हैं न्यूक्लिएशन, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर। एक्चुअली न्यूक्लिएशन दो टाइप्स की हो सकती है। नंबर वन इज प्राइमरी न्यूक्लिएशन, सेकंड वन इज सेकेंडरी न्यूक्लिएशन। इन प्राइमरी न्यूक्लिएशन न्यू क्रिस्टल्स फॉर्म फ्रॉम सॉल्यूशन। इट मींस हम लोगों ने टेम्परेचर ग्रेडियंट किया है या फिर डेल सी ग्रेडियंट क्रिएट किया है, उसकी वजह से न्यू क्रिस्टल्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे सॉल्यूशन में। वो दो तरह के हो सकते हैं। नंबर वन इज होमोजेनियस जो कि स्पॉन्टेनियसली क्रिएट हो जाएंगे। नंबर टू इज हेटेरोजेनियस जो इंड्यूस्ड बाय इम्प्योरिटीज। सेकंड वन इज सेकेंडरी न्यूक्लिएशन induced by existing crystals via collision, accretion, fluid shear। तो तीन तरह के फिनोमिना हो सकते हैं सेकेंडरी न्यूक्लिएशन पे कि जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट आपके पास बने थे प्राइमरी के अंदर वो कंबाइन हो और कंबाइन होने के बाद सेकेंडरी कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाए। नंबर टू, कोलिजन की वजह से हो जाए या फिर अट्रिशन, एक दूसरे के पास इतने करीब हो कि वो अट्रिशन कॉज करें। अट्रिशन से आपके पास न्यूक्लिएशन सेकेंडरी की तरफ मूव कर सकते हैं। अदरवाइज शेयर फॉर्मेशन हो सकती है, फ्लूइड शेयर हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपके पास वन पोर्शन के ऊपर सेकेंडरी न्यूक्लिएशन स्टार्ट हो जाए, वहां पर कंपोनेंट कंबाइन होना शुरू हो जाए प्राइमरी न्यूक्लिएशन के बाद और उस शेयर फोर्सेस की वजह से अनदर पार्ट के ऊपर जो डिफरेंस इन शेयर फोर्सेस क्रिएट हो वो भी सेकेंडरी न्यूक्लिएशन को एक्सेलरेट कर सके। सो डिफरेंट वे हो सकते हैं न्यूक्लिएशन को स्टार्ट करने के। आपने कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर मेंशन करना है, व्हाई इज सेकेंडरी न्यूक्लिएशन मोर कंट्रोलेबल। फर्स्ट वन आपके पास प्राइमरी न्यूक्लिएशन थी जहां पर न्यू क्रिस्टल फॉर्म होते हैं एटॉमिक लेवल के ऊपर। सेकंड लेवल के ऊपर ड्यू टू सम शेयर फोर्स जो इंड्यूस्ड भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है, दोनों तरह के शेयर फोर्स हो सकती है। वो शेयर फोर्स सेकेंडरी न्यूक्लिएशन को एक्सेलरेट करती है, बट सेकेंडरी न्यूक्लिएशन को कंट्रोल करना इजी क्यों है, इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में मेंशन करना है। क्रिस्टल ग्रोथ मैकेनिज्म को ऑब्जर्व करना हो या इसको इमेजिन करना हो तो इसको आप कह सकते हैं कि like crystals grow layer by layer like bricks forming a building। ठीक है, तो एक के ऊपर लेयर बनती रहती है, वो फॉर्म करते रहते हैं और इस फॉर्मेशन की वजह से आपके पास बिगर क्रिस्टल्स में हमें कंपोनेंट अपीयर होते हैं। सो इट मींस अगर हम एक सॉलिड के एक पार्टिकल की बात करें जो हम नेकेड आई से ऑब्जर्व करते हैं, दिस इज नॉट अ सिंगल क्रिस्टल, इट इज मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ क्रिस्टल्स जो कि एक दूसरे के ऊपर फॉर्म होते हैं, लेयर फॉर्म करते हैं और फिर आपके पास एक विजिबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सो जो क्रिस्टल फॉर्मेशन का मैकेनिज्म है एक्चुअली वो डिपेंड करता है तीन प्रॉपर्टीज के ऊपर। फर्स्ट वन इज सुपर सैचुरेशन, नंबर टू इज टेम्परेचर, नंबर थ्री इज एजिटेशन। आपको बताया था शेयर फोर्सेस दो तरह के हो सकते हैं, जो नेचुरल और इंड्यूस, दोनों तरह के मैकेनिज्म हो सकते हैं। इंड्यूस में हम लोग एजिटेशन के थ्रू मॉलिक्यूल्स को मूव करवाते हैं, एक दूसरे के साथ एट्रिशन करवाते हैं, एक दूसरे के साथ कोलिजन करवाते हैं और उस कोलिजन की वजह से न्यूक्लिएशन की जो फॉर्म है वो ग्रो करने की तरफ मूव कर देती है। सो ग्रो मैकेनिज्म इज डिफरेंट देन प्राइमरी न्यूक्लिएशन या सेकेंडरी न्यूक्लिएशन।
जो इक्वेशन मेजर रोल प्ले करती है, इट इज़ अ जी इक्वल्स के जी मल्टीप्लाई बाय डेल सी ऑफ जी। के जी रिप्रेजेंट्स ग्रोथ रेट कांस्टेंट। जी जो आपके पास डेल सी के ऊपर पावर मेंशन की हुई है, एक्चुअली ये ग्रोथ ऑर्डर को इंडिकेट करता है। जी अगर अप्रोचेस टू 1 हो तो डिफ्यूजन कंट्रोल करेगा, और अगर जी की वैल्यू 0.5 के राउंड अबाउट हो या 2 के राउंड अबाउट हो तो फिर हम कहेंगे कि इंटीग्रेशन कंट्रोल मैकेनिज्म अपीयर हो रहा है हमारे क्रिस्टल के फॉर्मेशन में। व्हाट हैपेंस टू ग्रोथ रेट इफ टेम्परेचर इंक्रीज? आपने इस इक्वेशन में ग्रोथ रेट की बात की है जो जी को इंडिकेट कर रहा है। तो ग्रोथ रेट की वैल्यू क्या होगी अगर आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए? व्हाट हैपेंस टू ग्रोथ रेट इफ टेम्परेचर इंक्रीज? ये आपने सर्च करना है इस क्वेश्चन का आंसर और कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। अब हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हम लोगों ने क्या स्टडी किया। हम लोगों ने सुपर सैचुरेशन के बारे में स्टडी किया, और देन हम लोगों ने प्राइमरी न्यूक्लिएशन प्रोसेस को देखा। देन हम लोगों ने ग्रोथ मैकेनिज्म को देखा। जब ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी क्रिस्टल्स की, सो देन एक नया फिनोमेना अपीयर होता है, दैट इज अ क्रिस्टल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आपको पिछली स्लाइड में मेंशन किया था कि सेकेंडरी न्यूक्लिएशन को कंट्रोल करना क्यों आसान है, बिकॉज उस सेकेंडरी न्यूक्लिएशन की वजह से आपके पास ग्रोथ मैकेनिज्म होगा, और उस ग्रोथ मैकेनिज्म से हम लोग साइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। साइज डिस्ट्रीब्यूशन वो साइज है जहां पे हम लोग चाहते हैं कि ये साइज के बाद पार्टिकल्स ग्रो करना स्टॉप हो जाएं। जब वो स्टॉप हो जाएंगे, व्हाट वी विल डू कि हम लोग अपने प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे, और अपने टाइम के रिस्पेक्टिवली जितना हम लोगों ने टाइम दिया होगा क्रिस्टल फॉर्मेशन के लिए, उस टाइम को हम उस टाइम के बाद हम लोग प्रोडक्ट को क्वांटिफाई करेंगे कि कितने साइज के प्रोडक्ट मैक्सिमम ऑब्टेन हुई है, कितने साइज के प्रोडक्ट लीस्ट ऑब्टेन हुई है। So actually, crystal size distribution describe the population of crystals of different sizes. ठीक है, तो किस साइज के क्रिस्टल्स की पॉपुलेशन कितनी मौजूद है हमारे सैंपल में, हमारे प्रोडक्ट के अंदर, उसको बताने के लिए CST डायग्राम या CST डिस्ट्रीब्यूशन मेजर रोल प्ले करती है प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने में। इंपॉर्टेंस आपके पास क्या है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी को बात बताती है। क्वांटिटी का इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, बिकॉज जितने क्रिस्टल बन जाएंगे वो क्वांटिफाई तो हो जाएंगे, बट व्हाट अबाउट क्वालिटी की, कितने क्वांटिटी की साइज की पार्टिकल कितने मौजूद हैं और कितने कम मौजूद हैं। तो क्वांटिटी को बताने के लिए हम CST की बात करते हैं। थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक्स की बात करें तो आपके पास एक सॉल्युबिलिटी कर्व ग्राफ इंडिकेट किया है, और इस ग्राफ के अंदर आप डिफरेंट कंपोनेंट या डिफरेंट सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंडिकेट की हुई है, और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या, ग्राम ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, और एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर मेंशन है। सो नॉर्मली ऐसा होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। सो ये नॉर्मल बिहेवियर है, और मोस्ट ऑफ द सॉलिड सेम बिहेवियर ही इंडिकेट करते हैं। लेकिन अगर आप कुछ कंपोनेंट की बात करें, फॉर एग्जांपल ये अमोनिया के क्रिस्टल्स इंडिकेट किए हुए हैं या SO2 के क्रिस्टल इंडिकेट किए हुए हैं, इनको अगर हम वाटर में सॉल्व करें और टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। आप देखें डिक्लाइनिंग कर्व है। इसके अलावा बाकी तमाम कंपोनेंट के जो कर्व है वो इंक्लाइन कर रही है। सो बिहेवियर ऑफ कंपोनेंट डिफरेंट हो सकता है टेम्परेचर के साथ साथ। हमें क्रिस्टल बनाने से पहले जिस कंपोनेंट से प्ले करना है, हमें उसकी टोटल थर्मोडायनेमिक्स, उसके बिहेवियर ऑफ क्रिस्टल फॉर्मेशन, टेम्परेचर के इफेक्ट सिचुएशन पर क्या होगा, वो तमाम चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। प्रेशर की बात अभी हम लोगों ने नहीं की। एक्चुअली प्रेशर नॉर्मली एनहांस जितना होगा, जितना हाई प्रेशर कंपोनेंट, जितना हाई प्रेशर आपके पास होगा सिस्टम के अंदर, उतना क्रिस्टल्स फॉर्मेशन ईजी होगी। बट ये एक थंब रूल नहीं है, बिकॉज नॉर्मली ऐसा भी होता है कि हम लोग ओपन पैन में क्रिस्टलाइजेशन कर रहे होते हैं, या फिर हम लोग को जहाँ पर स्टीम क्रिएट करनी होती है या फिर वाटर को इवेपोरेट करना होता है, वो हम लोग नॉर्मल प्रेशर पे कर रहे होते हैं। सो नॉर्मली प्रेशर इंक्रीज करने से क्रिस्टलिनिटी इंक्रीज करती है, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता कि हम प्रेशर भी इंक्रीज करते रहे तो आपके पास क्रिस्टलिनिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दो अलग अलग अप्रोचेस चल रही होती हैं। तो सॉल्युबिलिटी कर्व को अगर हम देखें तो इट एक्चुअली शोज हाउ सॉल्युबिलिटी चेंज विद टेम्परेचर, डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, ड्राइंग, पैकेजिंग। एग्जाम्पल आपके पास शुगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसके अलावा साल्ट की जो सॉल्युबिलिटी वो भी इंक्रीज करती है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो डिफरेंट कंपोनेंट है जिनके नॉर्मली सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करते हैं बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कर्व, जो सॉल्युबिलिटी कर्व थी, उसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ये आपके पास फर्स्ट कर्व थी जहां पर हम लोगों ने C एंड T को ऑब्जर्व किया था। तो हम लोगों ने देखा था कि कर्व के ऊपर वाले एरिया में आपके पास टू फेज कंपोनेंट बनता है,
और कर्व के नीचे वाले कंपोनेंट में आपके पास सिंगल फेज कंपोनेंट बनता है। सिंगल फेज मींस होमोजेनियस आपके पास सोल्यूशन होगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ऑल डिसॉल्व फेज में होंगे। बट इस कंपोजिशन कर्व के अपर साइड पे मूव करेंगे, अपर फेज पे मूव करेंगे तो आपके पास टू कंपोनेंट, इट मींस हेटेरोजेनियस कंपोनेंट में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इस कंसंट्रेशन कर्व में सी पॉइंट सॉल्युबिलिटी एरिया को, सॉल्युबिलिटी कर्व के पॉइंट को इंडिकेट करता है। ओके, इन दो फेजेस पे जो हम बात करते हैं सैचुरेटेड से सुपर सैचुरेटेड की बात करते हैं मूव करने के लिए, एक फेज आता है जिसको हम लोग कहते हैं मेटास्टेबल जोन विड्थ, MZW। तो अगर आप एक और डिटेल कर्व इंडिकेट किए हुए है, इसी कर्व को डिटेल में शो किया हुआ है, तो आप एक रीजन देख रहे हैं, ये जो रेड लाइन है एक्चुअली दिस इज अ सी स्टार लाइन। इस सी स्टार लाइन से टेम्परेचर डिक्रीज किया, कूलिंग का फिनोमेना कॉज किया और कंपोनेंट सॉल्युबल से सुपर सैचुरेशन सॉल्युबल या वन फेज से टू फेज कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, वन फेज से टू फेज पे कन्वर्ट होने के लिए जो जोन रिक्वायर्ड होता है जिसको हम लोग MZW से इंडिकेट करते हैं। इस MZW की तरफ मूव करने के लिए दो वेज है, नंबर वन इज कूलिंग के थ्रू, नंबर टू इज सीडिंग के थ्रू। ये मेंशन किया हुआ सीडिंग का वर्ड। सीडिंग में क्या होगा कि हम लोग एक्सटर्नल वे से कुछ कंपोनेंट या कह लें कुछ सॉल्ट कंपोनेंट एक्सटर्नली ऐड करेंगे अपने सोल्यूशन के अंदर, और वो एक्सटर्नल सॉल्ट जो हम लोगों ने ऐड किया है इट विल एक्ट एज अ सीडिंग। सीडिंग में क्या होता है, जैसे हम लोग पौधा लगाते हैं, सीडिंग करते हैं, तो सीडिंग के ऊपर प्लांट ग्रो करता है। तो हम लोगों ने क्रिस्टल बनाने से पहले, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले प्राइमरी न्यूक्लिएशन फेज को हम लोगों ने सप्रेस कर दिया, पास आउट कर दिया बाय प्रोवाइडिंग अ सीडिंग कंपोनेंट। सीडिंग कंपोनेंट क्या, वही प्योर क्रिस्टल है जिसके हम लोग फॉर्मेशन चाह रहे हैं। तो सीडिंग कंपोनेंट के एडिशन से क्या होगा कि क्रिस्टलाइजेशन ग्रोथ उस सीड के ऊपर बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी। जब बिल्डअप होगी तो वो सिंगल कंपोनेंट से आपके पास सुपर सैचुरेटेड या एक ऐसे टू फेज कंपोनेंट में क्रिस्टल अपीयर हो जाएगा। सो दिस इज अ वे कि हम लोग MZW या फिर मेटास्टेबल जोन विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग सम सीडिंग कंपोनेंट और बाय प्रोवाइडिंग सम कूलिंग इफेक्ट। सो इस स्टेप को कंटिन्यू करें लेफ्ट साइड के ऊपर, तो सीडिंग के बाद आपके पास सुपर सैचुरेटेड न्यूक्लिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और अगर के पास न्यूक्लिएशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता, इट मींस सिस्टम वापस बैक टू सॉल्युबिलिटी कर्व की तरफ मूव कर जाएगा, और सॉल्युबिलिटी कर्व के बाद मूव करने के बाद सॉल्युबल स्टेबल जोन पर चला जाएगा। तो हमारी कोशिश होती है कि जब हम सीडिंग करें साथ में टेम्परेचर भी डिक्रीज करें, ताकि सीडिंग के बाद अगेन स्टेबल जोन ना अपीयर हो जाए, बल्कि स्टेबल होने के बजाय अनस्टेबल जोन की तरफ मूव करें या सुपर सैचुरेटेड जोन की तरफ मूव करें। और यही सुपर सैचुरेटेड जोन क्रिस्टल फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है। कि आपने जब सीडिंग का फिनोमेना करना है तो सीडिंग के फिनोमेना के साथ साथ कूलिंग का फिनोमेना भी करना, ताकि आप स्पॉन्टेनियस न्यूक्लिएशन की तरफ मूव करें, अनस्टेबल जोन की तरफ मूव ना कर जाए। टेम्परेचर डिक्रीज करने का पर्पस क्या है कि सोल्यूट की क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाए। इट मींस कि प्राइमरी न्यूक्लिएशन या सेकेंडरी न्यूक्लिएशन के बाद डायरेक्टली ग्रोथ का फिनोमेना स्टार्ट हो जाए, बट लिक्विड की कंसंट्रेशन उस सोल्यूशन के अंदर सेम रहेगी। इट मींस यहाँ पे ग्राफ के ऊपर अगर 100 ग्राम मेंशन था तो वो आपका अभी भी 100 ग्राम ही है, ठीक है। बट व्हाट इफ कि अगर हम लिक्विड को वेपोराइज कर दें तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, लिक्विड वेपोरेट करेगा, उस लिक्विड वेपोरेशन की वजह से भी क्रिस्टल फॉर्मेशन हो सकती है। तो कैसे होगी तो हम लोग आगे देखते हैं। सो टू रेट इक्वेशन बनते हैं क्रिस्टलाइजेशन के लिए। वन इज न्यूक्लिएशन रेट B इक्वल्स KN मल्टीप्लाई बाय डेल ऑफ C रेज़्ड टू पावर N। यहाँ पर N आपके पास न्यूक्लिएशन ऑर्डर है जो 2 से 7 की तरफ हो सकता है। और सेकंड वन इज ग्रोथ रेट इक्वेशन, और इसको बनाने के लिए DL ऑफ DT कि कितने लीटर के अंदर कितने टाइम ड्यूरेशन के अगेंस्ट आपके पास कंपोनेंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। सो ये दो बेसिक इक्वेशंस है, वन जो न्यूक्लिएशन स्टेप पे अप्लाई होती है, सेकेंड वन जो ग्रोथ रेट पे अप्लाई होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमारा टारगेट था या हमारा टारगेट है एक्चुअली कि सॉल्युबिलिटी कर्व से हमने मूव करवाना है सुपर सैचुरेशन कर्व की तरफ या सुपर सैचुरेशन फेज की तरफ। और सुपर सैचुरेशन फेज की तरफ मूव करने से क्या होगा, जो क्रिस्टल्स जो सोल्यूट के फॉर्म में है वो सॉल्वेंट से सेपरेट हो जाएंगे, टू फेज कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। टू फेज कंपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए या सुपर सैचुरेशन क्रिएट करने का आपके पास डिफरेंट वेज हो सकते हैं। नंबर वन इज कूलिंग, जो भी हम लोगों ने देखा है। नंबर टू इज वेपोरेशन के टाइम वाटर को वेपोरेट करवा दे, क्रिस्टल्स की जो कंसंट्रेशन है वो नेचुरली इंक्रीज कर जाएगी।
नंबर 3 इज एंटी सॉल्वेंट एडिशन। थर्ड कंपोनेंट ऐसा ऐड कर दें कि जो सोल्यूशन बनाने के लिए सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की बाइंडिंग फोर्स थी वो वीक हो जाए। वो वीक होने की वजह से क्या होगा, नेचुरली क्रिस्टल प्राइमरी न्यूक्लिएशन पे मूव कर जाएंगे, प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ मूव कर जाएंगे, सेकेंडरी से ग्रोथ फिनोमेना की तरफ मूव कर देंगे। इट मींस कि जो सोल्यूशन बनाने के लिए क्रिस्टल्स की एंड या सोल्यूट के एंड सॉल्वेंट की आपस में ड्राइविंग फोर्स या ट्रैक्शन फोर्सेस थे, अगर उनको थर्ड कंपोनेंट ऐड एडिशन के थ्रू वीक कर दिया जाए तो वो भी हमारा एक गुड वे हो सकता है। नंबर 3 रिएक्शन के थ्रू भी हम लोग रिएक्शन के वाले जब अपने क्रिस्टल्स का और क्रिस्टल्स को फिर हम लोग सेपरेट आउट कर रहे हैं, वो आपका वाटर के साथ भी बाइंडिंग हो सकती है, एक थर्ड कंपोनेंट भी ऐड हो सकता है। जैसे यूरिया फॉर्मेशन के अंदर अमोनिया और कार्बामेट मिलता है तो आपके पास यूरिया के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो कुछ कई मरतबा कंपोनेंट आपस में डिसॉल्व होते हैं, सो व्हाट वी डू कि हम थर्ड कंपोनेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं और उस रिएक्शन की वजह से क्रिस्टल्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, एंड देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन सेपरेट आउट दीस क्रिस्टल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट। तो देयर आर डिफरेंट वेज टू क्रिएट सुपर सैचुरेशन जो आपको यहाँ मेंशन किए हैं। अच्छा, इन्हीं वेज की बेस पर ये जो आपके पास 4 वेज है, एक्चुअली 5-6 वेज आपके पास और भी हैं, आगे हम देन कुछ प्रोसीजर होगा और उनकी कुछ एप्लीकेशन होगी, इनको हम स्टडी करते हैं हम वन बाय वन। मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अगर कूलिंग की बात करें तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, टेम्परेचर को डिक्रीज करें जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और डेल सी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, प्रोसीजर आप हीट सेंसिटिव सोल्यूट हो जो कि हाई ds/dt सिस्टम पे ऑपरेट कर सके। ये यूज बस बैच सिस्टम में भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूस सिस्टम में भी हो सकता है, बैच प्रोडक्शन में अप्लाई हो सकता है और कॉन्टिन्यूस सिस्टम में भी अप्लाई हो सकता है। इवेपोरेटिव क्रिस्टलाइजेशन हो सकती है। इवेपोरेटिव में क्या होगा, जो सॉल्वेंट हमारे पास है उसको हम लोग इवेपोरेट करवा देंगे और रिमेनिंग क्रिस्टल्स नेचुरली फॉर्म कर देंगे। और आपको पता होगा सी वाटर से जो सॉल्ट प्रोड्यूस किया जाता है वो आमतौर पर इसी तरीके से किया जाता है कि सी वाटर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। सो ओपन पैन के अंदर जस्ट वाटर को या सी वाटर को रख लिया जाता है, वाटर इवेपोरेट कर जाता है एंड देन सॉल्ट के क्रिस्टल्स प्रोडक्ट के तौर पर फिगर हो जाते हैं और आफ्टर दैट उनको क्रशिंग के थ्रू उनके साइज रिडक्शन के साइज डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन की जाती है एंड देन वो हमें मार्केट में इजीली मिल जाता है। तो इवेपोरेटिव के अलावा ओपन पैन इवेपोरेटर भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि हम लोग हीट करके टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाएं। इसके अलावा ओपन पैन इवेपोरेटर भी हो सकते हैं, जस्ट वाटर इवेपोरेट कर जाए या लिक्विड इवेपोरेट कर जाए और क्रिस्टल आपके पास रिमेनिंग रह जाएंगे। थर्ड वन इज एंटी सॉल्वेंट, सॉर्टिंग आउट और मिक्सिंग का फिनोमेना, एडिंग अ सेकंड सॉल्वेंट दैट रिड्यूसेस सॉल्युबिलिटी। थर्ड सॉल्वेंट ऐड किया जिसने फर्स्ट सोल्यूशन में सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर दिया और सेपरेशन में हेल्प आउट की। इस प्रोसीजर की एक लिमिटेशन है कि इस तरीके से थर्ड कंपोनेंट ऐड किया जाए कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में डेल सी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, ना कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाए। सो एपीआई या फाइन केमिकल्स के फॉर्मेशन में ये मेथड यूज होता है। रिएक्शन के थ्रू, फॉर एग्जांपल प्रेसिपिटेशन में, जनरेटिंग अ स्पेरिंगली सॉल्युबल प्रोडक्ट इन सीटो, प्रेसिपिटेशन क्रिस्टलाइजेशन इसकी एग्जांपल है। मिक्सिंग एंड pH कंट्रोल आर क्रिटिकल पैरामीटर इन दिस मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इनऑर्गेनिक साल्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में इसकी मोस्ट ऑफ द टाइम एप्लीकेशन चलती है। इसके अलावा मेल्ट क्रिस्टलाइजेशन की बात करते हैं जो स्वेटनिंग या वॉशिंग के थ्रू पॉसिबल हो सकती है। इसमें 10 सॉलिड के कुछ मटेरियल्स होते हैं, उन मटेरियल्स में से एक मटेरियल को मेल्ट कर दिया जाता है जो कि सेपरेट आउट हो जाता है एंड देन मोस्ट प्योर कंपोनेंट के क्रिस्टल्स सेपरेट आउट इजीली किए जा सकते हैं। सो वेरी हाई प्योरिटी पोटेंशियल होता है इस प्रोसीजर का और ऑर्गेनिक केमिकल्स के प्रिपरेशन में हम लोग उसको यूज करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल की बेस पर डिफरेंट इक्विपमेंट है जो आप नाम से पहचान लेंगे कि कौन सा इक्विपमेंट किस क्रिस्टलाइजर से लिंक कर है। ओके, अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल क्रिस्टलाइजेशन इक्विपमेंट की और इसमें आपके पास बैच वर्सेस कंटिन्यूस क्रिस्टलाइजर्स आ जाते हैं। बैच के अंदर वन टाइम फीड इनपुट देकर उसको सेटलिंग टाइम देते हैं, प्रॉपर न्यूक्लिएशन या ग्रोथ टाइम देते हैं, आफ्टर दैट प्रोडक्ट रिमूव कर ली जाती है। कंटिन्यूस में हम अपने रिएक्टर को या क्रिस्टलाइजर को इस तरीके से एजिटेशन टाइम के थ्रू या फिर उसके वॉल्यूम के थ्रू इस तरीके से कंट्रोल करते हैं कि प्रोडक्ट कंटिन्यूसली प्रोडक्शन की तरफ मूव कर सके। सेकेंड वन इज फोर्स सर्कुलेशन या इसको एफसी क्रिस्टलाइजर कहते हैं। फोर्स सर्कुलेशन में पंप के थ्रू हम लोग बाय फोर्स फीड को इंट्रोड्यूस करते हैं, फ्रेश फीड को इंट्रोड्यूस करते हैं और फ्रेश फीड की वजह से न्यूक्लिएशन का फिनोमेना भी होता है और क्रिस्टल ग्रोथ प्रॉपर्ली हो सकती है। इसके अलावा ड्राफ्ट ट्यूब बैफल क्रिस्टलाइजर है। दिस इज अ ड्राफ्ट ट्यूब बैफल क्रिस्टलाइजर जहाँ पर एक ड्राफ्ट ग्लास ट्यूब या फिर कह लें मेटेलिक ट्यूब हमने क्रिस्टलाइजर के अंदर इंड्यूस की होती है और उस ट्यूब से सेटलिंग टाइम चेंज हो जाता है, यानी कि या फिर कह लें ग्रोथ टाइम डिफरेंट होगा उस ट्यूब में और पूरे क्रिस्टलाइजर के अंदर।
सो हम लोग एक ड्राफ्ट इंड्यूस कर देते हैं एक प्रॉपर क्रिस्टलाइजर के अंदर। देन वी कैन हैव अ फ्लूइडाइज्ड बेड क्रिस्टलाइजर। फ्लूइडाइज्ड बेड में ऑफ कोर्स जब जब फ्रेश फीड इंट्रोड्यूस हो रही होगी, फ्रेश फीड इंट्रोड्यूस होने की वजह से क्रिस्टल्स बनेंगे। क्रिस्टल बनने के बाद ग्रोथ होगी। ग्रोथ होने के बाद जो सॉलिड पार्टिकल्स वो सेटल डाउन होकर बॉटम पे मूव कर जाएंगे और जो लिक्विड होगा वो साइड से निकलता रहेगा। देन ओस्लो क्लासिफाइड बेड हो सकता है या स्क्रैपर सरफेस कूलिंग क्रिस्टलाइजर हो सकते हैं। डायग्राम देखें, क्रॉस सेक्शन डायग्राम देखें तो आपके पास ये फ्लूइडाइज्ड बेड की डायग्राम आ गई है। दिस इज इंड्यूस्ड ड्राफ्ट, ये आपका ओस्लो क्रिस्टलाइजर आ गया एंड दिस इज योर एफसी क्रिस्टलाइजर। तो ये डिफरेंट अपवर्ड सर्कुलेशन क्रिस्टलाइजर हो गया। पंप से सर्कुलेट की जाती है स्लरी के लिए। इट इज़ गुड फॉर हाईली ग्रोथ एप्लीकेशंस। ड्राफ्ट टू बफल की बात करें तो प्रोवाइड कंट्रोल्ड मिक्सिंग एंड फाइन डिसोल्यूशन यूज्ड इन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। प्रैक्टिकल एग्जांपल 1 की बात करते हैं। इस एग्जांपल में क्वेश्चन गिवन है, the solubility of NaCl in water at 25 degree centigrade is 36 gram per 100 gram of water. This is the value of C star because ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड एक नॉर्मल कंडीशन में आपको वैल्यू दी गई है। If a solution contains 50 gram of NaCl in 100 gram of water, calculate the supersaturation ratio. इस केस में आपने बताना है कि S की वैल्यू क्या आती है। S एक्चुअली सुपर सैचुरेशन रेशियो है और S को इंडिकेट करते थे। S इक्वल्स C over C स्टार की वैल्यू है। सो दिस वैल्यू रिप्रेजेंट C एंड अबव वैल्यू रिप्रेजेंट C स्टार। जस्ट आप लोगों ने C एंड C प्राइम को डिवाइड करना है तो आंसर आ जाएगा। तो जो आंसर आएगा अज्यूम करते हैं 3 ऑप्शन आपके पास बन सकते हैं। नंबर 1 S इज लेस देन 1, नंबर 2 इज S इक्वल्स 1, नंबर 3 इज S ग्रेटर देन 1। अगर S की वैल्यू लेस देन 1 हो तो हम इसको अंडर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं। इट मींस सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज बिलो इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी, नो क्रिस्टलाइजेशन अकर्स एंड मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व। अगर S इक्वल्स टू 1 हो तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे ये इक्विपमेंट या कंपोनेंट हमारा एग्जिस्ट करता है। सॉल्यूशन इज एग्जैक्टली एट इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी। और अगर S की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। Solute concentration exceeds equilibrium solubility. This is the driving force for nucleation and crystal growth. So it means इस एग्जाम्पल में जो वैल्यू गिवन है आपके पास, इसका आंसर आई बिलीव ग्रेटर देन 1 आएगा और ये कंडीशन क्रिस्टलाइजेशन की तरफ या क्रिस्टल ग्रोथ की तरफ एक्सेलरेट करने के लिए हेल्प आउट करती है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल और है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, सेकंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्रिस्टल यील्ड एस्टिमेशन की है। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 200 ग्राम ऑफ शुगर इन 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ कूल्ड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड कैलकुलेट द यील्ड। solubility at 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज 360 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपके पास solubility की वैल्यू भी दी हुई है, तो हम डाटा गिवन है। तो इनिशियल शुगर की कंसंट्रेशन 200 ग्राम थी, solubility 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वो 1000 ग्राम है। Since initial sugar is less than solubility, so no crystals form. तो इस केस में आपके पास क्रिस्टल की यील्ड ही नहीं होगी। ऑप्टिमाइजिंग पैरामीटर की बात करें तो हम लोगों ने देखा कि कंट्रोलिंग सुपर सैचुरेशन को कंट्रोल करना एक वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट है और डिफरेंट जो हम लोगों ने इक्विपमेंट देखे थे उनका पर्पस यही था कि किस तरीके से हम सुपर सैचुरेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। बट यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन में ध्यान रखना है कि अवॉइड एक्सेसिव सुपर सैचुरेशन टू प्रिवेंट अनवांटेड न्यूक्लिएशन। क्रिस्टल ग्रोथ डिस्टर्ब हो सकती है और इसके अलावा कुछ इम्प्योर पार्टिकल्स भी अपीयर हो सकते हैं। सीडिंग स्ट्रेटजीज जो है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। एडिंग स्मॉल सीड क्रिस्टल्स टू कंट्रोल न्यूक्लिएशन। इम्प्योरिटीज कैन इनहिबिट क्रिस्टल ग्रोथ। सीडिंग के लिए जो आप प्योर क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हैं, देयर इज अ चांस कि अगर आपके पास सोल्यूशन क्लियर नहीं है तो सीडिंग के साथ जो क्रिस्टल ग्रोथ होगी वहाँ पर इम्प्योरिटीज अपना पार्ट प्ले कर सकती हैं और वो भी क्रिस्टल ग्रोथ के अंदर अपने इम्प्योरिटीज के तौर पर क्लियर हो सकती हैं। मिक्सिंग एंड एजिटेशन इफेक्ट। एक्चुअली हम लोगों ने देखा है कि एजिटेशन या मिक्सिंग का फिनोमेना क्रिस्टल ग्रोथ को एनहांस करता है, बट प्रॉपर मिक्सिंग एंश्योर्स यूनिफॉर्म सुपर सैचुरेशन। टू मच एजिटेशन ब्रोकन क्रिस्टल के फॉर्म में रिजल्ट करता है। टेम्परेचर एंड कूलिंग प्रोफाइल। लीनियर कूलिंग बेटर CST कंट्रोल, बट अगर मोर कूलिंग कर रहे हैं, आपके जहन में आ रहा होगा जितनी मर्जी कूलिंग कर लो, अगर आप बहुत ज़्यादा कूलिंग करना शुरू कर दें तो बैटरी यील्ड ऑलवेज पॉसिबल नहीं होती। आपके पास इक्वल नॉट का साइन बना हुआ है, तो मोर कूलिंग इट डज नॉट मीन कि ऑलवेज मोर कूलिंग मीन्स के बेटर यील्ड। दिस इज नॉट अ ट्रू वैल्यू। ठीक है, फिर आज के लेक्चर को तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्रिस्टलाइजेशन से, देन वी टॉक्ड अबाउट सुपर सैचुरेशन, देन सॉल्युबिलिटी कर्व को स्टडी किया था और डिफरेंट क्रिस्टलाइजर को स्टडी किया है।
सो ये आज का हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक के बाद एक वीडियो, एनिमेटेड वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। इस वीडियो को ऑब्जर्व करते हैं और फिर कोई क्वेश्चन आपके हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और इस वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस को भी कमेंट पर मेंशन कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Thank you very much for being with me throughout this crash course, and I hope कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू।